तो सभी को गुड इवनिंग भाई। आज देखो वीसी इसलिए रखी है सो दैट आगे का जो 3.5 मंथ का स्ट्रेटजी आप लोग फाइनल कर लो उसको, बिकॉज ऐसे और आर्ग्यूमेंट्स तो काफी सारे इवेल्युएट हो चुके हैं, तो एवरीवन नोज कि उसमें क्या दिक्कत आ रही है। तो अभी जो हैंसफोर्थ जो टाइम बच रहा है पेपर 2 में वी नीड टू फोकस ऑन जो रिमेनिंग पोर्शन है, रिपोर्ट राइटिंग का हो गया एंड ग्रामर पोर्शन जो भी बच रहा है। और इसके बाद रिलेटेड टू पेपर 1 एंड करंट अफेयर्स वगैरह आपको क्या करना है कि बैकग्राउंड नॉइस आ रहा है किसी को या नहीं आ रहा है? जो पीछे बैज रहा है नहीं आ रहा है, ओके फाइन, आई थिंक फिल्टर करता होगा। सो पॉइंट इज कि पेपर 1 के लिए आप लोगों ने मेजर सब्जेक्ट्स आई एम होपिंग कवर कर लिए होंगे। जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं आपके पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। हिस्ट्री अभी भी किसका पेंडिंग है बताओ मुझे, बिकॉज फेब से बोल रहा हूँ कि खत्म कर लो। अभी भी कोई है जिसका पेंडिंग चल रहा है, हिस्ट्री खत्म नहीं हो पाया है? ठीक है, ऑलरेडी अटेंडेंस कमी है आज, तो चंद्र प्रकाश का रिमेनिंग है। सो पॉइंट इज कि हिस्ट्री यार अब टाइम नहीं बच रहा है इतना। तो अब आप जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं एंड जो स्कोरिंग है, फॉर एग्जांपल आपका पहले तो साइंस खत्म करो, सिक्योरिटी हो गया, उसके बाद आपका सोसाइटी के लिए मैंने बोला कि एनसीईआरटी पढ़ लो। सोसाइटी की एनसीईआरटी पढ़ने का फायदा क्या, देखो सीधे क्वेश्चन नहीं आएगा, बहुत ज्यादा मुश्किल है। कोई सोशियोलॉजिस्ट का नाम लेकर मे बी कोई थ्योरी वगैरह आपसे पूछ सकता है कि किसकी है या फिर क्या चीज है, बट कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे संस्कृताइजेशन क्या है, डबल बर्डन क्या है। प्लस जो आप सोसाइटी में सीखोगे उसको आप एसेज में यूज कर सकते हो, वो बहुत बड़ा एडवांटेज है। अगर आप सोसाइटी की एनसीईआरटी बिना पढ़े एग्जाम में जाओगे, कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको थोड़ा सा भी टेक्निकल नॉलेज रिक्वायर्ड है, तो आप लिख नहीं पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो जो भी ऐसी एनसीईआरटी उनको आप खत्म कर लो। साइंस, सिक्योरिटी, सोसाइटी, इन्वायरमेंट बचता है एंड मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड बचता है। ये 5 चीजें बच रही हैं। तो सिक्योरिटी मैंने लास्ट टाइम बोला था, इसमें हार्डली 1 वीक में आपका हो जाएगा। आप डेली 2-2 घंटे पढ़ोगे तो मे बी 1 वीक से 10 दिन में सिक्योरिटी पूरी फिनिश हो जाएगी। एंड अगर नोट कर रहे हो तो आई विल जस्ट टेल यू द इंडिकेटिव टॉपिक्स जिस पे आपको ध्यान देना होता है। तो उसमें आपका जैसे साइबर वॉरफेयर आ गया, बॉर्डर सिक्योरिटी, सेल्फ रिलायंस, हाइब्रिड वॉरफेयर, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल प्रोटेक्शन एक्ट, ये सब हो गया। साइबर चलो बता दिया, मैरीटाइम सिक्योरिटी। तो जितने भी डायमेंशंस हैं उनको आप क्या करो कि प्रिपेयर कर लो एंड उस पे कोशिश ये करने की आप ऐसे बेस्ड क्वेश्चन लिख पाओ, क्योंकि मे बी वो ओवरऑल सिक्योरिटी पे कोई ऐसे बेस्ड क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर दे कैन आस्क वन पर्टिकुलर डायमेंशन की बॉर्डर मैनेजमेंट इंडिया में चैलेंजिंग क्यों है, साइबर सिक्योरिटी के लिए, साइबर वॉरफेयर के लिए इंडिया क्या कर रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं। ठीक है, और जो भी करंट ऑनगोइंग डेवलपमेंट्स हैं उससे आप कोरिलेट करके तैयारी करना। तो उसमें आपको जैसे ये रशिया यूक्रेन आ गया, उसके बाद इसराइल हमास वाला एंगल आ गया, इंडिया चाइना, इंडिया पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो जो भी जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स है उससे कोरिलेट करके आप तैयारी करना। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का स्पेशली बिकॉज कुछ ना कुछ चलता रहता है। ठीक है, तो ये सिक्योरिटी का एंगल हो गया। ऑब्वियसली करंट अफेयर्स बहुत ज्यादा डायनेमिक है, तो करंट अफेयर्स का इतना नहीं सोचना है कि सब कुछ याद हुआ है कि नहीं। लेकिन आप जो वो कार्तिकेयन वाली बुक है, और एक शायद कोई अशोक की भी, कोई अशोक कुमार की बुक आती है, होती है क्या कोई बताओ मुझे? तो दोनों में से आप कोई भी पढ़ यस लो। सर। दैट कौन सी आती है बताओ यार हनी? सर आती है सर, अशोक कुमार की बुक आती है सर, मेरे पास है सर वो। सर, अशोक कौन कुमार सी की दिखाओ आती है भाई सबको एक बार। इंटरनल सर वेस्ट कर चैलेंजेस दूँ? टू इंटरनल सिक्योरिटी। चैलेंजेस, हाँ सर, चैलेंजेस टू द इंटरनल सिक्योरिटी। हाँ ठीक है, तो ये कह रहा हूँ कि दोनों में से कोई एक बुक रख के उसको पूरा फिनिश कर दो, सो दैट आपका ना एक सिस्टमैटिक तरीके से सिक्योरिटी फिनिश ऑफ हो जाए। ठीक है, उसके बाद साइंस के लिए मतलब एक बार सिक्योरिटी हो जाए तो आई वुड सजेस्ट कि साइंस स्टार्ट कर लेना, बिकॉज साइंस में थोड़ा सा टाइम लगता है एंड पीपल जो जिन कैंडिडेट्स का आर्ट्स बैकग्राउंड रहा होगा 10th एंड 12th में, वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर सकते हैं। तो साइंस के लिए सीधा सा है कि आप देखो 9th 10th 11th एंड 12th। 9th के आप पीसीएम, पीसीबी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, 10th का भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ये तो दोनों पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, 11th एंड 12th का आप क्या कर लो, कोशिश ये करना है कि जो भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का जो भी हाईलाइटेड, अंडरलाइंड, बोल्ड रिटेन साइंटिस्ट के नाम, डिस्कवरीज, ये बस चीजें पढ़ लो। कंसेप्ट समझने का जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हो 12th में या 11th, पता नहीं किस बुक में होगा वो, तो अब आपको बस ये पता होना चाहिए कि फैराडे ने क्या कॉन्सेप्ट दिया था।
अब वो उसका मतलब जरूरी नहीं कि आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स का पूरा फॉर्मूला आता, वो जरूरी नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप की चीजें, मतलब डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, कंसेप्ट किसने दिया और साइंटिस्ट के नाम, उनका कंट्रीब्यूशन, ये चीजें खत्म कर लो बस, ठीक है। 11th एंड 12th का इतना हो जाएगा। 12th में लास्ट में आई थिंक 4 चैप्टर बचते हैं विच आर रिलेटेड टू योर इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, एनसीईआरटी में। वो चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना। आई थिंक लास्ट 4 या 6 चैप्टर्स हैं। तो साइंस भी आपका खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम साइंस शुड टेक इज अराउंड इकोलॉजी से रिलेटेड है या फाइन जो भी है, ठीक है। तो माय पॉइंट बीइंग कि साइंस आपका विद इन 3 वीक्स to 4 वीक्स में खत्म हो जाना चाहिए। वही डेली आप अगर इफ यू आर स्टडिंग इट फॉर 1.5 to 2 आवर्स, तो ये साइंस का भी पोर्शन आप खत्म कर लो। इसके बाद मूव ऑन टू सोसाइटी, ठीक है। सोसाइटी में आपका जो एनसीईआरटी की बुक्स है 11th एंड 12th की, ठीक है, उनको अच्छे से पढ़ लेना यार। उसका रीजन वही है, आई वाज टेलिंग इट बिफोर हैंड कि सोसाइटी ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस डायरेक्टली रेयरली आएंगे, बट दे कैन आस्क कि कौन सा कंसेप्ट किसने दिया था। जैसे संस्कृताइजेशन एक कंसेप्ट है, क्या होता है संस्कृताइजेशन, बताओ। नहीं पता है, ठीक है। संस्कृताइजेशन इसकी जैसे जो लोअर रंग्स में होते हैं सोसाइटी के लोग, वो जो अपर टीयर के लोगों का प्रैक्टिस कॉपी करने लगते हैं एंड दे ट्राई फॉर अपवर्ड सोशल मोबिलाइजेशन, दैट इज संस्कृताइजेशन। तो ऐसे कंसेप्ट्स में भी दे कैन आस्क कि किसने दिया था, क्या है। एंड मोर ओवर इसका ज्यादा फायदा क्या होता है कि आप इन कंसेप्ट्स को अपने ऐसे राइटिंग में यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे फायदे हैं अगर आप सोसाइटी का एनसीईआरटी पढ़ लोगे तो। मतलब आपको एक फैमिलियराइजेशन हो जाएगा कि ठीक है, मैक्स वेबर ने ब्यूरोक्रेसी दिया था, व्हाट इज ब्यूरोक्रेसी। तो ऐसी सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो एक बार सोसाइटी पढ़ लेना, और उसमें से जो अच्छे कंसेप्ट हैं, अब जैसे उसमें डबल बर्डन भी समझाया हुआ उन्होंने। व्हाट इज डबल बर्डन, कौन बताएगा? ये तो किसको नहीं पता है डबल बर्डन क्या होता है? दे शुड रेज हैंड, ठीक है। जैसे अनमोल को नहीं पता है, सूरज, अभी किसी को नहीं पता है, वेरी नाइस। भाई डबल बर्डन क्या होता है? देखो, वुमेन से रिलेटेड तो बहुत अच्छी चीज है, मतलब अच्छी चीज नहीं, वुमेन के लिए खराब है, बट मतलब इट्स गुड इफ यू कैन यूज इट इन पेपर्स। तो डबल बर्डन बेसिकली क्या होता है कि जैसे अब जो फीमेल मेंबर्स हैं सोसाइटी की, उन्होंने पहले तो उनको ऑब्वियसली बाहर काम नहीं करने देते थे, बिकॉज पैट्रियार्कल सोसाइटी थी। बाहर जाएंगी, पैसे कमाएंगी, पैसा तो पावर होता है, तो men will have to share power with them। डबल बर्डन क्या है कि जब से लेडीज ने बाहर के काम करने शुरू किए हैं, ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है, घर के काम उनके खत्म नहीं हुए हैं, ठीक है। तो पॉइंट इज, पहले उनके पास बर्डन था घर के अंदर के काम का, अब बाहर जाती हैं, बाहर काम करती हैं, तो बाहर भी काम करती हैं, घर के अंदर भी काम करती हैं। सो दिस इज डबल बर्डन, ठीक है। अब इसको अगर तुम्हारे पास आता है यार, सोसाइटी में कंसेप्ट अच्छे से पढ़ लेना, एंड ऐसी चीजों को अपना ऐसे वगैरह में यूज करोगे। सोसाइटी भी फिनिश कर लो, हार्डली 2 वीक्स का काम रहेगा। और लास्टली इन्वॉल्वमेंट उठा लेना, ठीक है। तो आपका सिक्योरिटी विद इन 10 days, साइंस विद इन 1 month, सोसाइटी इन 1 month, और बाकी टाइम अपना इन्वॉल्वमेंट करते रहो। प्लस बिकॉज आधा अप्रैल भी निकल गया है, अभी से काम ये स्टार्ट करो कि अपना रिवीजन शुरू कर दो डेली। कोई एक सब्जेक्ट उठा के जो पहले पढ़ा हुआ है आपका, एंड जो चीजें आपको लगता है कि ठीक है, पॉलिटी पढ़े हुए काफी टाइम हो गया है, उनका रिवीजन स्टार्ट कर दो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ठीक है। सो ये चीजें हो गई जो आपको आगे ध्यान देनी है। पेपर 2 से रिलेटेड यार देखो, मैं टॉपिक्स दिए जा रहा हूँ, ऐसे प्लस आर्ग्यूमेंट की आई थिंक वी हैव हैड सफिशिएंट प्रैक्टिस, ठीक है। तो वी विल ट्राई कि इस पे अभी और ज्यादा हम प्रोग्रेस ना करें, अभी रिपोर्ट राइटिंग से डील करना शुरू करेंगे इसके बाद। सो जब आपका रिपोर्ट राइटिंग हो जाएगा, उसके बाद वी विल स्टार्ट विद दिस इंग्लिश वाला जो पार्ट है। सो 5 और 6 रिपोर्ट्स इज इनफ फॉर द प्रैक्टिस। अभी लास्ट ईयर जो रिपोर्ट राइटिंग हमने की थी, उसमें कौन कौन था? अभी चंद्रप्रकाश तुम थे लास्ट ईयर ना? यस सर। तो लास्ट ईयर की कॉपीज हैं तुम्हारे पास रिपोर्ट राइटिंग की, जो मैंने अपलोड वगैरह की थी? हाँ होनी चाहिए सब। देखता हूँ लैपटॉप ठीक में है, होगी तो वैसे। अगर मिल जाती है, आई विल, मतलब मैं अपने पास भी देख लूंगा। तुम क्या करना कि उन कॉपीज को एक बार शेयर कर देना, सो पीपल कैन हैव अ लुक कि रिपोर्ट कैसे लिखना है। और आज शेयर कर दोगे तो कल से मैं टॉपिक्स देना स्टार्ट करता हूँ रिपोर्ट्स का, ठीक है। सो ओके सर। ये रिपोर्ट्स का भी आई थिंक 2 वीक तक करते हैं प्रैक्टिस, एंड दैट इज सफिशिएंट। उसके बाद फिर बाकी चीजें कर लेंगे। अब बचते हैं मॉक टेस्ट।
भाई मॉक टेस्ट का मैसेज बता रहा हूँ, लास्ट टाइम मैंने रखा था केवल 7 लोग आए थे उस टाइम पे। उसके बाद से मेरी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं क्वेश्चन सेलेक्ट करके पेपर वगैरह डिजाइन करूं, बिकॉज खराब लगता है कि 70 लोग का ग्रुप है, उसमें से 7 लोग मॉक में आते हैं। तो देखता हूँ, बट रखना तो पड़ेगा ही। इकोनॉमी का मॉक टेस्ट विल बी नेक्स्ट, एंड फुल लेंथ इंग्लिश, मतलब फुल लेंथ पेपर 2 का जो प्रैक्टिस है उसको हम स्टार्ट कर लेंगे आफ्टर वीकली प्रैक्टिस हो जाएंगी 4-5। ठीक है, तो लास्ट 2 मंथ्स में वी विल हैव फुल प्रैक्टिस ऑफ पेपर 2 ऑल्सो। पेपर, अब मुझे ये बताओ कि ये किसका किसका करंट अफेयर्स वगैरह कैसा चल रहा है? सबका सही चल रहा है या कोई है जो अभी भी लैकिंग है, जो जिसका बैकलॉग वगैरह चल रहा है? ये बताओ पहले मुझे, ये ऐसा नहीं बताओ। सर रह गया है सर, मतलब अभी 1 मंथ का, मतलब लास्ट 2 मंथ के रह गए हैं सर अभी। वो मैंने पढ़ी नहीं थी सर। काफियों के रह गए होंगे, तुम तो केवल नहीं बता रहे हो। सर, वो नॉर्मल वाले करंट अफेयर्स पढ़ लिए थे सर। कौन से पढ़ लिए थे? सर वो एक सीडीएस जनरल वाले भैया ने, उनके करंट अफेयर पढ़ा था सर, वो एग्जाम के लिए, सीडीएस के लिए, और वो देने भी नहीं भाई गया सर। ऐसे, अरे यार, भाई मैं सही बताऊं, जैसे आजकल मैं थोड़ा मॉक इंटरव्यू वगैरह लेने जा रहा हूँ, ये चीजें ना इंटरव्यू में बाहर आती हैं। पीपल हु आर जस्ट रीडिंग कंपाइलेशंस और ये वो ना, उनका भाई वर्ड सिलेक्शन और सेंटेंस फॉर्मेशन बहुत खराब है। एंड सेम गोस इन द इंटरव्यू ऑल्सो, इंटरव्यू में भी वो अच्छे से जवाब नहीं दे पाते हैं। तो जो चीजें मैं तुम लोग को अभी बताता रहता हूँ कि ग्रामर वगैरह ठीक कर लो, अच्छे वर्ड्स का यूज करो, थोड़ा सा न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ के जवाब दिया करो, ये इंटरव्यू के लिए बहुत बेनिफिशियल है। और दिक्कत यही आती है कि बिकॉज इस टाइम पे जब तुम रिटर्न पार्ट का तैयारी कर रहे हो उस टाइम पे, बिकॉज यू आर नॉट पेइंग इनफ अटेंशन कि अच्छे वर्ड सेलेक्ट करूं, लाइन अच्छे से बनाओ, सोच के लिखूं, तो दिमाग भी उस चीज के लिए रेडी नहीं रहता है कि अच्छे से बोल पाओ। ये सभी को बता रहा हूँ बिकॉज देखो, पेपर 1 होगा, पेपर 2 होगा, फिजिकल होगा, इंटरव्यू होगा, और नो वन नोस कि भाई निकल जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलेगा तो वापस इसी सर्कल में फंस जाओगे। तो पॉइंट इज कि अभी अच्छे से मेहनत करो, चीजें अच्छे से पढ़ते रहो, और बाद में ये सब दिस विल पे डिविडेंड लेटर ऑन। अभी नहीं पता कि क्या क्या प्रॉब्लम आएगी इसकी वजह से। ठीक है, तो ये हमेशा रखना, ठीक है। और किसी का कोई डाउट है तो पूछो अभी, इसके बाद मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि मतलब मेन मिस्टेक्स क्या हो रही हैं ऐसे राइटिंग में। बताओ भाई, किसी का कोई डाउट है, दिक्कत है? नहीं है किसी को प्रॉब्लम? ऐसे कैसे हो सकता है? ठीक है, दिक्कत नहीं तो मैं बताता हूँ। देखो, पहले तो इंग्लिश में गलती कर रहे हो काफी लोग, ठीक है। अभी भी मतलब वो जो एक अग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट होता है, वो क्या होता है? कौन एक्सप्लेन करेगा? कंसेप्ट बताओ। अच्छा ये बताओ, वर्ब के बाद एस कब यूज किया जाता है? प्ले एंड प्लेस दोनों में क्या अंतर है? सर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सर। हाँ, सिंग उसके बाद एस लगाया जाता है, ठीक है। कई लोग इन सब चीजों में गलतियां कर रहे हो, तो ऐसी मिस्टेक्स मत करो यार पहले तो, ठीक है। तो ग्रामर के ये सारे कंसेप्ट सीख लो अभी। उसके बाद क्या है कि अभी भी कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि वर्ड लिमिट एक्सीड कर रहे हैं। भाई मत करो ऐसा, पेपर में जगह नहीं बचेगी इतनी। वो ऐसे का एक क्वेश्चन लिख के देते हैं, उसके नीचे जगह रहती है, फिर लिमिटेड स्पेस होती है, खत्म हो जाएगी, अगला अगला टॉपिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो प्रैक्टिस वहां पे जो शीट मिलेगी, क्यूसीए भी बोलते हैं जिसको, क्वेश्चन कम आंसर बुकलेट, ठीक है। तो अब ये गलती मत करो कि वहां पे तुम लिखना चाह रहे हो लेकिन जगह खत्म हो गई, क्योंकि फिर कंक्लूजन वगैरह नहीं लिख पाओगे। अभी नोट कर लेना जो गलतियां बता रहा हूँ, ठीक है। तो अभी से, बिकॉज 3.5 मंथ से बहुत ज्यादा प्रैक्टिस अब नहीं कर पाएंगे। जनवरी से स्टार्ट कर दी, जैन फेब मार्च एंड हाफ ऑफ अप्रैल, ऑलमोस्ट 3.5 मंथ का प्रैक्टिस हमने कर लिया है। 3.5 मंथ्स और बचे हुए हैं। तो अभी से वर्ड लिमिट को एक्सीड करना छोड़ दो, ठीक है। मेजर करके लिख लो 300 वर्ड्स के पहले पहले, जब तुम्हें लगता है अपना आइडिया। उसका तरीका मैंने बताया हुआ है। इनिशियली क्या करो, अपने एक ऐसे में नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट करो जो तुमने पूरे ऐसे में लिखे हैं, नंबर ऑफ लाइंस काउंट कर लो, ठीक है। डिवाइड करोगे, तुम्हें अपने एवरेज वर्ड्स पर लाइन मिल जाएंगे, ठीक है। मान लो कोई ऐसा बंदा है जो एवरेज 5 वर्ड लिखता है एक लाइन में, ठीक है। एंड एक पेज में यू कैन राइट अप्रोक्स आई थिंक 10 to 15 लाइन्स, या फिर 10 to 15, 25 to 30 लाइन्स लिख लेते होगे, ठीक है।
तो अब तुम्हें आइडिया लग जाए कि एक पेज में रफली अगर मैं 30 लाइन्स ऑन एन एवरेज लिखता हूं तो 150 वर्ड्स है. डू नॉट राइट मोर देन 2 पेजेस इन एनी केस. तो तुम्हारे दिमाग में आइडिया लगना चाहिए कि जब 2.5 पेज तक पहुंच गए तो ठीक है, माइंडसेट हो जाना चाहिए अब ऐसे खत्म करना है. तो ये चीजें कर लो, ठीक है. अब क्या करते हो कि कई लोग थोड़ी सी एक चीज है कि पॉइंट्स अच्छे दे रहे हो बट उनका सीक्वेंस सही नहीं आता है. नॉट सो इम्पोर्टेंट पॉइंट पहले लिख रहे हो और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो बाद में आता है ऐसे के. तो एक प्रैक्टिस ये डेवलप कर लो कि भाई जब भी टॉपिक मिल रहा है जो तुमने पॉइंट सोचे हैं हमेशा प्रायोरिटाइज करो कि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको पहले लिखना है. अब पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, पब्लिक पार्टिसिपेशन, पॉलिसी मेकिंग, ये सब फ्रिंज वाले पॉइंट हैं. जब किसी को कोई पॉइंट नहीं मिलता तब वो ये सब लिखता है कि ऑल स्टेक होल्डर शुड बी इन्वॉल्व, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट डेवलप करना चाहिए, कल्चरल एक्सचेंजेस होने चाहिए. तो इस टाइप के जो पॉइंट है इनको बाद में लिखा करो. पहले तो हिट द नेल ऑन द हेड एंड जो सबसे जरूरी चीज है वो लिखो, ठीक है. अब इसके बाद क्या है कि जब इंट्रो एंड कंक्लूजन लिख रहे हो, मैं फिर से कह रहा हूं, इंट्रोडक्शन ऐसा कोशिश करो कि कुछ अच्छा दे पाओ एग्जामिनर को. एंड बहुत ज्यादा कोशिश इस चीज पे करो कि तुम्हारा जो कंक्लूजन है इट शुड नॉट बी द समरी ऑफ योर ऐसे. नंबर 1 समरी नहीं लिख देनी है. एंड नंबर 2 जो इंट्रो है उसको डो नॉट मेक इट सेम एज द इंट्रोडक्शन. कई लोग ये भी गलतियां करते हैं, या तो वो कुछ ऐसा लिखेंगे इंट्रो में जो ऑब्वियसली वो पहले लिख चुके हैं, या फिर वो कुछ मतलब इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसा लिख देंगे जो कंक्लूजन में रिपीट कर देते हैं. तो इट्स लाइक फायरिंग द एरो बैकवर्ड्स, पीछे एरो जाती है तुम्हारी. तो हमेशा कोशिश ये करो कंक्लूजन में कि जो भी चीजें लिख रहे हो ये कुछ एक स्टेप फॉरवर्ड दे पाओ. डू नॉट टेक अ स्टेप बैक. और अभी से एवरीवन शुड मेक अ प्रैक्टिस, बिकॉज अभी तक वो वाला काम नहीं कर रहे थे कि हम टाइम मेजर कर रहे हो. अभी तक आवर फोकस वाज ऑन क्वालिटी. अभी से स्पीड इज इंपॉर्टेंट, ठीक है. सब लोग अपने अपने ऐसे शीट में अपना नाम एंड टाइम इन दैट ऐसे ये लिखना शुरू कर देना, ठीक है. ऑब्वियसली रिपोर्ट्स प्रैक्टिस करेंगे बट ऐसे दिन आर्ग्यूमेंट्स भी आएंगे अभी. तो जब भी कुछ भी लिख रहे हो आपसे एक हैबिट बना लो, राइट योर नेम एंड टाइम टेकन. राइटिंग से नाम पहचान जाता हूँ, दैट इज नॉट एन इशू, बट टाइम इज और इम्पोर्टेंट, ठीक है. मोर इम्पोर्टेंट क्या है, टाइम है. तो अब से कोशिश ये कर देनी है कि जब भी ऐसे लिख रहे हो, आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो, रिपोर्ट लिख रहे हो, कुछ भी लिख रहे हो टॉपिक बेस्ड, उसका हमेशा टाइम जरूर लिख दो कि कितना टाइम लगा है तुम्हें. अब देखो कुछ चीजें ऐसी हैं जो टाइम लगता है करेक्ट होने में. मतलब तुम्हें अगर ध्यान नहीं दे रहे हो तो वो चीजें तुम सही नहीं कर पाओगे. जैसे नंबर 1 ग्रामर जो मैं बता रहा था, ठीक है. ग्रामर के लिए क्या करो, जहां पे भी मैं या तो अंडरलाइन करके ग्रामर लिखता हूँ या फिर सर्कल मारता हूँ जहां पे ग्रामर गलत है, भाई उसका यूज सीख लो प्लीज. अपोस्ट्रोफ एस में और केवल एस में क्या अंतर है. सौरभ बहुत गलती करता है जिसने अभी ज्वाइन की है कि वो हर जगह अपोस्ट्रोफ एस लगा देता है. कुछ लोग टेंस गलत लिखते हैं, कुछ लोग कुछ गलती करते हैं. तो ये सब चीजें मत करो, ठीक है. और जब ऐसे लिख रहे हो ना कोशिश ये करो कि माइनर पॉइंट्स पे पूरा पैराग्राफ मत लिखो. अगर तुम्हारे दिमाग में बड़े पॉइंट्स नहीं आ रहे, छोटे छोटे आ रहे हैं, उनको क्लब करके एक बड़ा पैराग्राफ बनाओ, ठीक है. और कुछ लोग क्या करते हैं कि बस लिख देते हैं, पैराग्राफ चेंज नहीं करते हैं. सो माय पॉइंट इज पैराग्राफ चेंज करो हर 50-60 वर्ड्स के बीच में, ज्यादा अच्छा लगता है देखने में, ठीक है. और एक चीज ये हैबिट डालो यार कि पहले एक जनरल कंसेप्ट बताओ, ठीक है, कि विमेन के अगेंस्ट रेप बढ़ रहा है, ठीक है. तब इसका एग्जांपल दो. फॉर एग्जांपल द रिसेंट केसेस इन ये इस टाइप से, ठीक है. लोग क्या करते हैं कि दे विल मतलब उनके दिमाग में आइडिया सही है कि रिसेंटली जो भी रेप केसेस हो रहे हैं, जो भी वायलेंस अगेंस्ट वुमेन के केसेस हो रहे हैं, इससे ये साबित होता है कि रेप केस बढ़ रहे हैं. बट वो क्या करते हैं, वो एग्जांपल्स ही दे देते हैं बस, वो जनरल ट्रेंड नहीं दिखाते हैं. मतलब इफ यू आर ट्राइंग टू शो कि भाई हाँ कोई एक फेनोमेना है जिसके ये एग्जीबिशन हो रहे हैं सोसाइटी में, बट फेनोमेना मेंशन करना भी जरूरी है. तो ऐसे मत करना कि केवल एग्जांपल देके कोई पॉइंट छोड़ दे या फिर पॉइंट मेंशन किए बिना एग्जांपल दे रहे हो. एग्जांपल को हमेशा इलेबोरेशन के लिए यूज करना है, ठीक है. तो ये कर लेना. और इसके अलावा अभी देखो क्या हो रहा है कि ये पूरा टैरिफ वैरिफ का जो चल रहा है ना, दिस इज चेंजिंग ऑन अ डेली बेसिस. तो इससे ओवरवेल्म होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी सच में बहुत
मुझे बहुत डिफिकल्टी हो रही है ये मतलब फिगर आउट करने में कि आज क्या हो रहा है, कल क्या हुआ था, and उस दिन क्या हुआ था अप्रैल 2 से जो ये चल पड़ा है। तो इसको लेके बहुत परेशान मत होना तुम लोग, ठीक है। मतलब डस्ट सेटल होने दो आराम से, और फिर जो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आएगी उसी में पढ़ना कि क्या हुआ था पूरा। मतलब लेटर से कि टैरिफ का देखा, अभी यूएस ने चाइना पे कितने % टैरिफ लगाया था बताओ लास्ट, ये सौरभ बताओ। सर 145%, एंड चाइना ने यूएस पे 165% शायद। 125 है। 125 है, ठीक है। उसके पहले कितना लगाया था, क्या कैसे कैसे बढ़ाया था, ये सब कुछ भी जरूरी नहीं, ठीक है। सीधे जो समरी में आएगा विजन आइस का मंथली मैगजीन में, उसी को पढ़ना, फिगर आउट कर लेना कौन से सेक्टर्स थे जिनमें नहीं लगाया है, कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें लगाया था, क्या इम्पैक्ट हुआ, इंडिया ने कैसे रिस्पॉन्स किया, सब कुछ उसमें पढ़ना। ये डे टू डे मत बॉल को फॉलो करो, मतलब ये बॉल टू बॉल वाला नहीं देखना है तुम्हें, ओवरऑल क्रिकेट मैच का देखना है कि कैसे खेला था। तो बस ये इतनी चीजें जो मैं बताना चाहता हूँ। और पॉइंट क्या है कि जैसे ऐसे एंड आर्ग्यूमेंट्स का प्रैक्टिस इज ऑलमोस्ट ओवर फॉर नाउ। इसके अलावा बस जो हम कोशिश करेंगे कि जो चीजें हम वीकली प्रैक्टिस प्लस फुल लेंथ पेपर्स में देखेंगे उसी में आएगा ऐसे एंड आर्ग्यूमेंट्स। तो अभी से क्या करो कि ग्रामर पढ़ना भी स्टार्ट करो। तो जो मैंने चीजें पहले बताई थी कि वन ऑफ दी सब्जेक्ट सिक्योरिटी, साइंस, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, इनको पढ़ना शुरू करो, नंबर 1। नंबर 2, अपना पुराना जनरल स्टडीज का एक सब्जेक्ट रिवाइज करना शुरू कर दो, बिकॉज इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट मॉक पेपर लेना है तो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर सकते हो उसको रिवाइज करना। और नंबर 3 क्या करो, इंग्लिश ग्रामर पढ़ना स्टार्ट कर दो, सो दैट ये वाला जो पोर्शन आता है तुम्हारा मतलब 80 मार्क्स फॉर दी ऐसे, 40 मार्क्स फॉर दी आर्ग्यूमेंट्स, देन 20 मार्क्स फॉर रिपोर्ट्स, उसके अलावा जो पोर्शन अब बच रहा है दैट इज टोटली ग्रामर बेस्ड, उसकी तैयारी करना शुरू करो। उसके लिए बस क्या करना है, एक ग्रामर बुक रख लेना अपने पास कोई, जैसे ये वाली है, क्या बोलते हैं, रेनर मार्टिन है, दैट इज सफिशिएंट। उसको रख लो और पीवाईक्यू से देख के वो टॉपिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दो अभी से, ठीक है। तो जैसे टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव वॉइस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये सब खत्म कर लो अभी से थोड़ा थोड़ा करके। तो बाद में जब हम लोग प्रैक्टिस करेंगे वो, तो फिर विल बी इन अ बेटर पोजीशन टू आंसर दोस क्वेश्चंस, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें भी से स्टार्ट करनी पड़ेंगी तुम लोग को। अब ये बताओ कि बिकॉज ऐसे में हम लोग ने कहां तक डिस्कस किया था, मुझे एक बार बताना। लास्ट पीसी हमने ऐसे डिस्कस किए थे तो कहां तक किए थे? 38 तक किए थे। इंडिया एंड 38 चाइना के तक, हाँ, इंडिया एंड चाइना कैन अचीव मोर बाय कोऑपरेशन, ठीक है। एंड उसके बाद कौन कौन से टॉपिक्स दिए हैं बेसिकली मैंने इवैल्यूएट नहीं किया, दैट इज व्हाई आई डू नॉट वांट टू डिस्कस, बट बिकॉज तुम लोग कोई क्वेरी या डाउट पूछ नहीं रहे हो तो फिर थोड़ा सा आई थिंक कर ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे टॉपिक 41 था, कंडक्ट ऑफ गवर्नेंस इन स्टेट शुड अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। अब इसका अप्रोच क्या है, देखो इंट्रोडक्शन में तुम बता सकते हो कि लेटेस्ट ये न्यूज में क्यों है, ऑब्वियसली बिकॉज तमिलनाडु में जो भी सब कुछ हुआ है, ठीक है। तो अब इसमें जो जरूरी चीजें हैं वो दैट इज कंडक्ट ऑफ गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज। तो अब यहाँ पे तुम्हारा जो पूरा ऐसे चलेगा ना, दैट शुड रिवॉल्व अराउंड कि व्हाई द टॉपिक इज न्यूज विच कैन मेक फॉर योर इंट्रोडक्शन। अब उसके बाद तुम गवर्नेंस की कंडक्ट लेते रहो कि कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या बोला है, एक्चुअली ग्राउंड पे क्या होता है। फिर ये सारी चीजें इसमें थोड़ा सा मेंशन करना पड़ेगा कि जो बेसिकली अगर सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग किसने किसने पढ़ा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सारे अपने व्यूज दिए थे, ये बताओ मुझे, सौरभ एंड सूरज, ठीक है। अगर वो पढ़ा है सही से तो पूरा उसी के अराउंड लिख सकते हो कि स्टेट लेजिस्लेचर इज फॉर वॉइसिंग द एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। तो जो भी वो बिल पास करते हैं दैट रिफ्लेक्ट्स जो सोसाइटी की डिमांड्स हैं, जो उसकी नीड्स हैं। तो गवर्नर बिकॉज वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है ऑफ मतलब ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, उसके नाम पे सारा एग्जीक्यूटिव एक्शन है, एग्जीक्यूटिव हेड है, तो फिर उसको इन चीजों को ब्लॉक नहीं करना चाहिए। और नंबर 2 क्या है कि ऑल्दो ही इज एन एजेंट ऑफ
सेंटर एट द स्टेट, लेकिन वो लिंक भी है बीच में, तो ये वाला रोल कंफ्लिक्ट में आता है। प्लस ऑब्वियसली कुछ केसेस में जैसे स्पेशली वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इन सब में क्या है कि जो भी गवर्नर है, मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, उसका गवर्नर से रिलेशन अच्छा नहीं है, एंड स्टेट गवर्नमेंट का सेंटर से भी रिलेशन अच्छा नहीं है। तो ऐसे केसेस में गवर्नर का रोल और ज्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, तो गवर्नर का रोल यहाँ पे ये नहीं होता कि ही बिकम्स द वॉइस ऑफ सेंटर एंड जो सेंटर गवर्नमेंट चाह रही वही काम करेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ही शुड सॉर्ट आउट द डिफरेंसेस बिटवीन बोथ सेंटर एंड द स्टेट। इसके सारे एग्जांपल लेके तुम अगर लिखोगे तो फिर लास्ट में तुम अपने कंक्लूजन में सेकंड एआरसी का, सरकारी कमीशन, इन सब के लिख सकते हो चीजें कि जो जो उनके रिकमेंडेशन थे कि जो गवर्नर है ही शुड हैव बीन मतलब एक्टिवली रिटायर्ड फ्रॉम सर्विस, ये वो कुछ टाइम के उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, पॉलिटिक्स में रिसेंटली इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ये सारे क्राइटेरिया मेंशन करके लिख सकते हो कि अगर इन कमीशंस की गाइडलाइंस को फॉलो करके हम गवर्नर को अपॉइंट करेंगे तो ऑब्वियसली मतलब ज्यादा बेटर सिचुएशन हो सकती है। तो इस वाले ऐसे में पूरा यही लिखना था। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ना जरूरी है इस केस में, जो न्यूज़पेपर में आया था, बिकॉज उसी के अराउंड पूरा ऐसे रिवॉल्व करेगा। अगर तुम लेटर से तुमने ऐसे अच्छा लिखा है लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशंस नहीं दिए हैं, इट विल नॉट मेक फॉर अ गुड ऐसे। ठीक है, क्योंकि तुम कुछ भी सोचोगे उससे अच्छा तो सुप्रीम कोर्ट का जज सोचेगा, समझ रहे हो, भले तुम्हारे पॉइंट अच्छे हो बट इट शुड इंक्लूड दैट। फिर आर्गुमेंट टॉपिक 40, इंडियन स्टार्टअप शुड फोकस ऑन डीप टेक एंड नॉट कंज्यूमर टेक। तो अभी पहला मुझको ये बताइए डीप टेक और कंज्यूमर टेक क्या होता है, कौन बताएगा? ये सौरभ बताओ। सर डीप टेक वो क्या कहते हैं तरीके के इनोवेशंस मतलब टेक्नोलॉजीज होती हैं जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के बनाई जाती हैं, मतलब जो जैसे एआई हो गया, जो मतलब लार्जर इम्पैक्ट क्रिएट करती हैं। ठीक है, देखो मैं बताता हूँ डीप टेक क्या है। बेसिकली ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो एक कोई बेसिस प्रोवाइड करें अदर टेक्नोलॉजीज को। ठीक है, मतलब अगर तुम लेटेस्ट से तुमने बैटरी टेक्नोलॉजी पे काम किया तो यू कैन सर्व द इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडस्ट्री इन योर कंट्री कि भाई हम बैटरीज बनाएंगे, उससे जो हमारे देश की कंपनियां हैं दे कैन गेट चीपर बैटरीज। या फिर एआई है, अभी सारे एआई मॉडल्स जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं ये तो बाहर के बेस्ड हैं, तो हम कुछ एआई पे काम कर लेते हैं। तो ऐसी सारी कंपनीज आर डीप टेक। ठीक है, जो कुछ एक नई चीज बनाने में जो लग रही है, दैट इज कॉल्ड डीप टेक। कंज्यूमर टेक क्या है कि भाई बस जो जानते हो कि जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, ये वाला एक मॉडल है ई कॉमर्स का, क्विक कॉमर्स का। तो ये सारा है कंज्यूमर टेक्नोलॉजी, जो सीधे कंज्यूमर को तुम कोई प्रोडक्ट बेचने में लगे हो, दैट इज कंज्यूमर टेक। ठीक है, तो अब ये न्यूज में क्यों था, कौन बताएगा? नहीं सौरभ नहीं, आई वांट सम अदर वन। कौन है? हर्षल बताएगा, ये लाइब्रेरी में होगा। भाई हर्षल लाइब्रेरी में हो या कहाँ हो? रितु एंड वर्षा, तुम में से कोई अगर लाइब्रेरी में नहीं है तो बताओ व्हाई इज इट इन न्यूज? ठीक है भाई सौरभ तुम ही बता दो, कोई आंसर दे नहीं रहा है। सर वो जो अपने कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी थी उसकी हाँ, वजह कॉमर्स एंड से। इंडस्ट्री, ठीक है, पीयूष गोयल, तो उन्होंने उनका स्टेटमेंट था। तो अब पॉइंट इज कि ये जो आर्ग्यूमेंट टॉपिक है कि इंडियन स्टार्टअप शुड फोकस ऑन डीप टेक एंड नॉट कंज्यूमर टेक। तो पहले मुझे ये बताओ व्हाट इज अ स्टार्टअप एंड व्हाट इज अ यूनिकॉर्न, दोनों में क्या अंतर है? यस तुम ही बता दो भाई, 1 to 1। बाकियों को मैं वीसी से निकाल लेता हूँ, सब कुछ सौरभ से डिस्कस करूंगा। हाँ भाई बताओ। सर स्टार्टअप यूनिकॉर्न का तो पता है कि एक जो 8,000 करोड़ के ऊपर जो एक स्टार्टअप अपना वो रेवेन्यू जनरेट कर लेता है, इसका मार्केट कैप हो जाता है, तो वो एक यूनिकॉर्न हो जाता है। और सर स्टार्टअप वो होता है कि जो जैसे इनिशियली कोई कैसे बताऊं, जो इनिशियली जैसे देखो कुछ स्टार्ट बेसिकली क्या करता है। है, हाँ स्टार्ट करता है, नहीं देखो मैं बताता हूँ होता क्या है। बेसिकली कंपनी सब लोग समझते हैं, यस आदर्श क्या है, इनिशियल स्टेज ऑफ बिजनेस। होता क्या है, देखो कोई भी कंपनी होती है ना, उसका एक बिजनेस मॉडल होता है, उसके कुछ सप्लायर्स होते हैं रॉ मटेरियल्स के, एंड उसका एक कंज्यूमर बेस होता है। बिजनेस मॉडल, कंज्यूमर बेस एंड सप्लायर्स,
कोई ऐसी कंपनी जो जस्ट स्टार्ट हुई है, एक मतलब फ्रेश कोई ऐसा बिजनेस है जिन्होंने इन 3 चीजों को फिगर आउट नहीं किया हुआ है, इट्स स्टिल वर्किंग ऑन दैट। क्या प्रोडक्ट ऑफर करना है, उसके कंज्यूमर कौन होने वाला है, सप्लायर्स कौन होने वाले हैं, क्या बिजनेस मॉडल रहेगा, उसके पास आइडिया है कि हमको ये करना है, ठीक है। तो यू कैन से कि मिशन सीबीएफ एक स्टार्टअप है, भाई मुझे आइडिया है कि मुझको क्या करना है, लेकिन अभी फिगर आउट ही हो रहा है, लोग वीसीज नहीं अटेंड करते हैं, लोग पेपर देने नहीं आते हैं, ठीक है। तो ऐसी चीज को एक स्टार्टअप बोल सकते हो। एंड कोई ऐसा स्टार्टअप जिसका $1 बिलियन का वैल्यूएशन है, दैट इज अ यूनिकॉर्न। अब इंडिया में कितने यूनिकॉर्न्स हैं और कितने, छोड़ो, अच्छा रहने दो, आई एम नॉट गोइंग टू दैट बिकॉज कोई नहीं बता रहे हो। तो माय अराउंड पॉइंट इज, 100 के आसपास। हाँ बहुत बढ़िया, अराउंड 100 के आसपास, ठीक है, 100 या कुछ ऐसी नंबर है, ठीक है। तो पॉइंट इज कि जब ये आर्गुमेंट लिख रहे हो, इसमें देखो वो गलत बात तो नहीं कह रहे हैं अपने मिनिस्टर। तो अब तुमको क्या लेना है कि जो उनका स्टैंड था, अगर वो मैंने एक वीडियो भी शेयर किया था कि वो क्या क्या बातें बोल रहे हैं उसमें, तो वो तो सारे तुम्हारे पास एंटी आर्ग्यूमेंट्स आ ही चुके हैं, अब उसको डिफेंड करना बाकी रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे चाइना ने डीप सी कार्बन, उनकी कंपनी का क्या नाम है बताओ, जिसने वो लॉन्च किया है, चलो छोड़ो। माय पॉइंट इज कि जब इस आर्ग्यूमेंट को लिख रहे हो तो तुम्हें ये कंपैरिजन करना पड़ेगा कि जैसे चाइना है, चाइना भले ही आज डीप टेक पे काम कर रहा है, अपने एआई मॉडल लॉन्च कर रहा है, उनके पास बैटरी इनोवेशन की कंपनीज हैं, जो ये रेयर अर्थ मिनरल्स है उस पे काम करने वाले स्टार्टअप्स हैं। तो ये स्टार्टअप्स भले ही आज ऑपरेट करें, लेकिन पहले वहां पे भी कंज्यूमर टेक ज्यादा प्रोमिनेंट था। कंज्यूमर टेक क्यों प्रोमिनेंट है, ऑब्वियसली तुम अगर दाल चावल आइसक्रीम और बिस्किट नमकीन चिप्स बेचोगे तो इसको खरीदने के लिए हमेशा ज्यादा लोग अवेलेबल रहते हैं, इंस्टेड ऑफ कि तुम लिथियम आयन की बैटरीज बेच रहे हो या फिर एआई का मॉडल बना रहे हो। तो चाइना आज वहां पे गया है थ्रू दिस कंज्यूमर टेक, एंड दैट इज व्हाई टुडे दे आर मतलब एंगेजिंग इन डीप टेक। तो रास्ता ही यही है, थ्रू कंज्यूमर टेक। नंबर 2 क्या है कि कंज्यूमर टेक फाइनेंसिंग अच्छी अट्रैक्ट कर लेता है, ठीक है। अब लेटर से हनी अपना स्टार्टअप शुरू करने वाला है कि ये आटा दाल चावल और चिप्स बेचेगा, तो ऑब्वियसली हम इट मेक सेंस टू अस कि अगर ये ऐसा कोई दुकान खोलने वाला तो भाई हम बोलेंगे लो हमारा पैसा भी ले लो और प्रॉफिट हमारे साथ शेयर कर लेना। सौरभ बोलता है कि सर मैं एक स्टार्टअप खोलने वाला हूँ जिसमें मैं ड्रोन्स का सॉफ्टवेयर बनाऊंगा। तो अब मैं सौरभ को भाई तुझे खुद ही नहीं पता ड्रोन का सॉफ्टवेयर क्या था, क्या करेगा, तो कोई पैसे नहीं देगा इसको फिर। तो दिस इज अ पॉइंट कि इन्वेस्टर्स जनरली विलिंग होते हैं टू इन्वेस्ट इन कंज्यूमर टेक, क्योंकि बिजनेस मॉडल रिलेटिवली सिंपल होता है, सिंपल रॉ मटेरियल्स होते हैं, सप्लाई चेन्स आर वेल एस्टेब्लिश्ड, एंड दैट इज व्हाई ये कंज्यूमर टेक अट्रैक्ट्स इन्वेस्टर्स। भाई सौरभ बताओ। सर इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि जैसे जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं वो शॉर्ट टर्म गेन्स को ज्यादा ध्यान में रखते हैं और मतलब बशर्ते लॉन्ग, क्योंकि जो डीप नहीं, टेक ये वाले अगला पॉइंट है, ये अगला पॉइंट है, मतलब देखो दोनों में डिफरेंस है। व्हाट इज अ वेंचर कैपिटलिस्ट बाय द वे, बताओ। व्हाट इज एन सर एंजल इन्वेस्टर? सर वेंचर कैपिटलिस्ट वो होते हैं जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो बड़े मतलब बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं। हाँ मतलब जो भाई देखो मतलब जो टर्म्स है वो खुद ही को डिफाइन करते हैं। यस, रितु ने हैंड रेस किया था, बताओ रितु। रितु तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, अगर कुछ बोलना चाह रही हो तो। भाई कैमरास ऑन कर लो, सबने ऑफ क्यों कर दिए हैं, बस 2 ही लोग दिख रहे हैं और वो इतने खूबसूरत है नहीं कि मैं उनको इतनी देर तक देख सकूं, ठीक है। सब लोग कैमरास ऑन करो अपने। ये कौन है, चंद्रप्रकाश, सूरज, जितेंद्र, सब लोग चलो। तब से देख देख के बोर हो गया इनको। सौरभ अपनी नाक दिखाता रहता है, हनी अपनी दाढ़ी साफ नहीं करता है, पता नहीं क्या लग रखा है, ठीक है। यस रितु बताओ, तुमने हैंड रेस किया था, आवाज नहीं आ रही है, लाइक ऑलवेज कभी नहीं आती है, ठीक है। ऐसी चीजों को क्रॉनिक इश्यूज बोलते हैं, जो इश्यूज हमेशा परसिस्टेंट होते हैं ना, चलते आ रहे लंबे टाइम से, सो दीज आर क्रॉनिक इश्यूज। क्रॉनिक का ऑपोजिट क्या होता है? वाह यार, क्या वोकैबुलरी है, सच अ नाइस गैदरिंग ऑफ
मेंटर एंड मेंटीज, हाँ भाई। क्रॉनिक का ऑपोजिट होता है एक्यूट, ठीक है, जो शॉर्ट टर्म में डेवलप हुआ हो, ठीक है। तो यू कैन हैव अ क्रॉनिक बैक पेन जो सालों से चलता आ रहा है, और यू कैन हैव एन एक्यूट बैक पेन जो रिसेंटली डेवलप हुआ, पिछले हफ्ते से ही हो रहा है। वाह यार, मतलब यू आर इन फॉर अ ट्रीट इन योर पेपर टू, अगर ऐसा ही हाल है, ठीक है। तो छोड़ो, माय पॉइंट इज कि बेसिकली जो कंज्यूमर टेक होते हैं, दे हैव अ वेल एस्टैब्लिश्ड सप्लाई लाइंस, उनका बिजनेस मॉडल प्रूवन है, दैट इज व्हाई दे अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, ठीक है। कंपेयर टू डीप टेक स्टार्टअप्स जो अभी भी अपना बिजनेस मॉडल, सप्लाई लाइंस, कंज्यूमर्स, ये सब फोकस नहीं, अभी नहीं ढूंढ पाए हैं। सो कंज्यूमर टेक विल ऑलवेज अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, ठीक है, कंपेयर टू डीप टेक। और फिर बाद में तुम सॉल्व का पॉइंट लिख सकते हो कि जनरली जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म गेन्स प्रीफर करते हैं। तो उस केस में योर ये वाली जो चीजें हैं कि शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, और डीप टेक को तो टाइम लगता है अपना बिजनेस मॉडल प्रूव करने में, तो इसीलिए वो ज्यादा अट्रैक्ट कर लेते हैं। देन व्हाट यू कैन राइट इज कि चाइना में ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा स्ट्रीमलाइंड है, ज्यादा बेटर क्वालिटी का है कंपेयर टू इंडिया। कोई भी अगर तुम डीप टेक का काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से यू आर वर्किंग ऑन एआई, एआई को बहुत सारा पावर चाहिए होता है, ठीक है, और उसको पावर चाहिए, इंटरमिटेंट नहीं होना चाहिए, सप्लाई अच्छी होनी चाहिए, क्लीन वाटर चाहिए बिकॉज उसको कूल करना पड़ेगा, ये सारे इश्यूज हैं इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड। तो ऑब्वियसली चाइना इज वे अहेड ऑफ अस इन सब चीजों में। तो इंडिया में ये चीजें फिगर आउट करने को रह जाती हैं, ये सारी दिक्कतें। तुम चाहे कोई मतलब सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का काम करोगे, वेंचर इज अ ग्रुप ऑफ कैपिटलिस्ट इन्वेस्टिंग, एंजल इन्वेस्टर, सिंगल इन्वेस्टर इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप। हाँ ठीक है, मतलब इन पॉइंट्स पे तक देखो, एंजल इन्वेस्टर वो होता है जो इनिशियल स्टेज पे आके पैसा देता है कि ये लो मेरा पैसा, इसको उड़ा दो हवे में, दैट इज एंजल इन्वेस्टर, ठीक है। क्योंकि रीजन क्या है, तुम्हें फंडिंग की जरूरत है, यू आर, अगर तुम उसमें फंडिंग के स्टेजेस देखोगे तो इनिशियली तो तुम्हारा सेल्फ का कैपिटल होता है, ठीक है, देन उसमें एंजल इन्वेस्टर, वेंचर कैपिटलिस्ट, देन पोर्टफोलियो, पता नहीं अलग अलग है। बट पॉइंट इज कि ये जो पॉइंट्स बता रहा हूँ रिलेटेड टू कंज्यूमर टेक एंड डीप टेक, ये वाली चीजें हैं। और यही रीजन है कि इंडिया में अभी भी डीप टेक कितना अच्छे से नहीं आ पाए। कुछ एग्जांपल दो इंडिया में डीप टेक के, चलो स्टार्टअप्स के। इतना क्या सोचना पड़ रहा है यार। एक एथर एनर्जी है, एक कृत्रिम एआई है, और सर ओला। ओला इस पॉइंट ही यही है, डीप टेक के देने ना, यू आर अगेन गिविंग कंज्यूमर टेक। ओला तो क्या कैब बुक कर लो भाई, दिस इज, यही तो कंज्यूमर टेक है। तो दो मैंने बता दिए, यूनिकॉर्न्स जो हैं, ये दीज आर यूनिकॉर्न्स, एथर एंड कृत्रिम एआई आर यूनिकॉर्न्स, एंड इंडिया में शायद 3 या 4 ही हैं डीप टेक स्टार्टअप्स विच आर यूनिकॉर्न्स, ठीक है। तो इन एग्जांपल्स को यूज कर लेना। तो इस आर्गुमेंट में इतना ही है, ठीक है। बट कंक्लूजन में तुम क्या लिख सकते हो कि इंडिया में देखो कंज्यूमर टेक का प्रोमिनेंस का एक और रीजन क्या है कि इंडिया में ना रूरल और अर्बन डिवाइड बहुत ज्यादा है। मतलब दिस इज नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक डायरेक्टली, बट मैं बता रहा हूँ कि हो क्या रहा है। तो बिकॉज जो अर्बन कंज्यूमर है उसके पास परचेसिंग पावर ज्यादा है कंपेयर टू द रूरल काउंटर पार्ट। तो कंपनीज क्या कर रही है, वो सारा इनोवेशन अर्बन कंज्यूमर को दिमाग में रख के ही कर रही है, ठीक है। मतलब जो भी स्टार्टअप ले लो, सबसे पहले वो सिटीज में ऑपरेट करते हैं एंड रूरल एरिया में बहुत बाद में जाते हैं, जाते ही नहीं है इवन। इनफैक्ट कोई भी स्टार्टअप का नाम देखोगे तो वो बस ये दिल्ली, एनसीआर, बेंगलुरु, चेन्नई और पुणे, बस इन्हीं सिटीज में ऑपरेट कर करके प्रॉफिट बना लेते हैं, ठीक है। बिकॉज कंज्यूमर पास परचेसिंग पावर ज्यादा है, तो उनको तुम जो भी प्रोडक्ट दे दो वो खरीदते रहते हैं, खरीदते रहते हैं। मतलब स्टार्टअप्स आइसक्रीम से लेके, दूध से लेके, कुछ भी डिलीवर, बिरयानी भी डिलीवर करते हैं, एंड देयर आल्सो स्टार्टअप्स। उसका यही रीजन है, बिकॉज मार्केट है तुम्हारे पास। रूरल इंडिया में इतना मार्केट रेडिली अवेलेबल नहीं है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजन कि ये कंज्यूमर टेक इतना प्रोमिनेंट है इंडिया में। तो अब तुम कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो कि बिकॉज इंडिया में जो भी सिचुएशन जो तुमने ऊपर बताई है, तो एक तो डीप टेक को टाइम लगेगा, एंड दैट टू गवर्नमेंट सपोर्ट का बहुत ज्यादा जरूरत है। एक अच्छा एग्जांपल यूपीआई का है।
ठीक है। तो जब इन चीजों को कंबाइन करोगे, पॉलिसी सपोर्ट, गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ, एंड तुम टैलेंट रिटेंशन जरूरी है। चाइना में एआई के जो इंजीनियर्स वो यूएस से भी ज्यादा हैं। चाइना ज्यादा पेपर्स पब्लिश करता है यूएस से एआई के ऊपर। तो टैलेंट रिटेंशन का भी कमी है इंडिया में। अभी रिसेंटली आई थिंक रिपोर्ट निकली थी, तो इन टर्म्स ऑफ एआई टैलेंट इंडिया इज एट सेकंड प्लेस आफ्टर यूएस। लेकिन रिटेंशन नहीं है इंडिया के पास। रिटेंशन इंडिया का नेगेटिव में है, छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। तो टैलेंट रिटेंशन इज नेसेसरी, कि जो तुम्हारे पास टैलेंट है हु कैन वर्क ऑन डीप टेक, तो ऑब्वियसली वो वहां पे काम करेगा ना जहां पे डीप टेक का उसको जॉब मिल सकता है, एंड दैट इज इन यूएस। चाइना तो ऑब्वियसली कम ही लोग जाएंगे इंडिया से, तो यूएस या यूरोप चले जाते हैं। तो दैट इज द प्रॉब्लम। गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए। देखो, ब्रेन ड्रेन इज नॉट एग्जैक्टली, मतलब ब्रेन ड्रेन तो हो ही रहा है, बट दैट इज एवरीवेयर। बट यहाँ पे तुम टैलेंट रिटेंशन, या चलो ब्रेन ड्रेन लिख देना। तो माई पॉइंट इज दिस, कि गवर्नमेंट सपोर्ट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होना चाहिए, सो दैट जो उनको चाहिए एग्जैक्टली, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, क्लीन वाटर का एंडलेस सप्लाई, ये सारी चीजें that will be provided through infrastructure development. And number 2, एक clear emphasis होना चाहिए गवर्नमेंट का to plug this brain drain and increase talent retention in our own country. तभी डीप टेक पे काम कर पाओगे। ठीक है, ये चीजें हैं। और ऑब्वियसली इन टर्म्स इस सबको, अगर तुम यू कैन ऑल्सो यूज दिस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाली जो बातें वो कर सकते हो, तो ये आर्ग्यूमेंट तुम्हारा हो जाएगा। इसके बाद कौन सा टॉपिक था भाई? नेशनल इंटीग्रेशन रिमेन्स टू बी अचीव्ड इन ट्रू स्पिरिट। अब ये टॉपिक क्यों दिया है भाई, ये बताओ। ये सौरभ। सर वो जो 2 लैंग्वेज पॉलिसी वाला जो इशू चल रहा था हाँ उसके वजह से। एग्जैक्टली, मतलब ये जो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, सेंटर, ये सारी जो भी चीजें चल रही हैं। तो देखो, नेशनल इंटीग्रेशन ऑब्वियसली जब तुम लिख रहे हो तो इसमें तुम जो अभी इश्यूज चल रहे हैं करंट, पुरानी बातें मत लिखना, बिकॉज इसमें लिखा है नेशनल इंटीग्रेशन रिमेन्स टू बी अचीव्ड। तो जो चीजें पेंडिंग चल रही हैं, बची हुई हैं, वो सारी चीजें इंक्लूड करो। नॉर्थ ईस्ट इंडिया का इंक्लूड करना है तुम्हें, लिंग्विस्टिक इश्यूज इंक्लूड कर लेना, जो मतलब लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स होती है तमिलनाडु एंड इसकी उसकी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ये सारे इंक्लूड कर लेना। कम्युनल टेंशंस को इंक्लूड कर सकते हो, बिकॉज वो भी नेशनल इंटीग्रेशन में, जिसने एम लक्ष्मीकांत का चैप्टर पढ़ा ना वो अच्छा लिख पाएगा। एंड दैट इज वाई वो मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने लोग, नेशनल इंटीग्रेशन का क्लियरली चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत में, मुझे याद आ गया था। वो आई थिंक सुरभि ने लिखा था या किसने लिखा था, सुरभि वॉज दैट यू जिसने पढ़ के लिखा था एम लक्ष्मीकांत से पॉइंट्स, मतलब सर मैंने लक्ष्मीकांत से तो नहीं पढ़ा था, पर मेरे पास नोट्स पढ़े थे वो लक्ष्मीकांत के ही थे। एग्जैक्टली माई पॉइंट बीइंग, आई एम नॉट सेइंग कि तुमने कॉपी किया है उससे, आई एम जस्ट सेइंग कि तुम्हारा ऐसे अच्छा था, बिकॉज यू मेंशन्ड वेरी स्पेसिफिक पॉइंट, जो उसको पढ़ के मेरे को याद आया था कि एम लक्ष्मीकांत में चैप्टर है उसका। ठीक है, तो पॉइंट इज, सब तुम नेशनल इंटीग्रेशन पे लिख रहे हो एंड यू आर अनेबल टू रिकॉल एम लक्ष्मीकांत चैप्टर, तो ये अच्छी बात नहीं है बाकियों के लिए। सो सुरभि ने अच्छा किया था, वेल डन, बट दिस इज अ लेसन फॉर एवरीवन एल्स। जो बस देखो, देयर विल ऑलवेज बी अ डिफरेंस, जो तुम पढ़ के लिखोगे, जो तुम याद अपनी मेमोरी से लिखोगे, वर्सेस जो तुम सोच के स्पॉन्टेनियस चीजें लिखोगे। जो चीजें तुम अपनी मेमोरी से लिखते हो दैट इज ऑलवेज बेटर। तो अब ये वाला चैप्टर पढ़ के लिखना चाहिए था ऐसे। ठीक है, तो ये पॉइंट है उसमें। तो उस ऐसे में बहुत ज्यादा तो कुछ ऐसे नहीं थे। सन्स ऑफ सॉइल थ्योरी लिखी थी, अच्छी थी, एंड देन ये लिंग, ऑब्वियसली रिजर्वेशन को लेके भी फ्लेयर अप्स होते रहते हैं, ये सारी चीजें इंक्लूड करना चाहिए था उसमें। ठीक है, और लास्टली वही लिखना था कि भाई इंडिया अभी भी प्रोग्रेस कर रहा है, ऐसा तो नहीं लिख सकते ऑब्वियसली कि इंडिया टूट के बिखर जाएगा। तो बस ये सारी चीजें लिखनी थी कंक्लूजन में कि मतलब इंडिया इज स्टिल अ डेवलपिंग नेशन। हम बहुत सारे वैल्यूज को, अपने फंडामेंटल्स को अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं, एंड वी आर हेडिंग इन द राइट डायरेक्शन रिगार्डलेस ऑफ जो भी हो रहा है। ठीक है, अब ये सारी चीजें तो हो गई ऐसे के टॉपिक्स में। अब मुझको ये बताओ कि अब किसी को कोई डाउट है अपने ऐसे वगैरह में, कुछ लग रहा है डिस्कस करना चाहते हो? समवन हैज एनीथिंग, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है बार बार ऐसे लिखने में? यस, और बताओ। सर ये प्रॉब्लम नहीं, लेकिन बस वो एक गिल्ट जैसा होता है कि जैसे कोई टॉपिक आपने दिया, मुझे नहीं आता है, तो मैं उसके बारे में पढ़ लेता हूँ, तो फिर लगता है कि यार ये तो चीटिंग हो गई। मैं भाई देख ही दिस इज लिया नॉट तो फिर तो चीटिंग ना, मैं अब बार तो बार अच्छा सब, लिख लूंगा।
आई एम इनकरेजिंग एवरीवन कि पढ़ के ही लिखा करो, थोड़ा सा रिसर्च कर लो, बिकॉज उसका फायदा क्या है कि अभी तो तुम्हारे पास है लग्जरी, मतलब तुम केवल पढ़ के, ऐसा नहीं कि तुम अच्छा ऐसे लिख रहे हो, तुम्हारे वो टॉपिक्स भी ब्रश अप होते जा रहे हैं ना, वो चीजें याद आ रही, रिकॉल कर रहे हो, तो रिवीजन का भी काम हो रहा है। एंड दैट टू जब तुम टाइम स्पेंड कर रहे हो चीजों को, ये चीजें तुम्हें याद रहेंगी आगे भी, कंपेयर टू समवन जो बस एक मीडियोकर ऐसे लिख के सबमिट कर देता है एंड कोई रिसर्च नहीं करता उसके ऊपर। मैं बार बार ये बोल रहा था कि अभी केवल प्रैक्टिस चल रही है, इवैल्यूएशन का जो असली पार्ट है कि जो टाइम बाउंड, वो अब स्टार्ट करेंगे। कि आई हैव टोल्ड दिस टू एवरीवन कि अभी से अपना नाम एंड टाइम टेकन टू राइट एनीथिंग वो मेंशन करना आपसे हमेशा, ठीक है, अपने एसेज में, सो दैट तुम्हें अब खुद अपनी स्पीड का अंदाजा लग जाए कि समवन हु इज राइटिंग इन 30 मिनट्स, देखो आइडियल टाइम शुड बी अराउंड 17 to 18 मिनट्स टू राइट एन एसे, ठीक है। तो उस टाइम में तुम्हें अपने ऐसे को फिट करना पड़ेगा, और जब ऑब्वियसली जब तेज लिखोगे क्वालिटी डिग्रेड होगी, तो जो कोई ऐसा है जो अभी तक अच्छी क्वालिटी के ऐसे लिख रहा था, तो टाइम बाउंड राइटिंग में वो एवरेज क्वालिटी के लिखेगा। तो वी हैव टू ओवरकम दैट थिंग कि तुम कम टाइम में भी अच्छे लिख पाओ, तो अभी से सब लोग ये काम स्टार्ट कर लो, बिकॉज ऑलमोस्ट मिड पॉइंट हो गया है, जनवरी में स्टार्ट किया था, जुलाई तक का टाइम था, 7 months, 3.5 months हो गए अभी, ठीक है। तो ये काम स्टार्ट कर लो अभी से, और ग्रामर जरूर शुरू कर दो सबको ही, ठीक है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। जो मैंने मिस्टेक्स बताई हैं एसेस में आज भाई, उनको अवॉइड करना, ग्रामर को ब्रश अप करना शुरू कर दो, जहां जहां मैं ऐसे को मार्क करके देता हूँ कि यहाँ गलती है, यहाँ पे गलती है, प्लीज उसको देख लिया करो, सो दैट वो मिस्टेक्स रिपीट ना हो सबकी। तो कोई डाउट है किसी का तो अच्छी बात है, आई विल एड्रेस दैट, अदरवाइज कंक्लूड करते हैं। नहीं है? ओके फाइन, ठीक है, टेक केयर एवरीवन, और मिलते हैं फिर अगले वीक, है ना? ओके बाय। सर बताओ भाई, मिस्टर सर वो लास्ट मिनट। ज्योग्राफी हाँ, वाला टेस्ट आपने बोला था, मैं ज्योग्राफी मैं रिवाइज बोल करवा बोल के दूं? थक गया हूँ, आई एम गोइंग टू मेंशन इट फॉर द थर्ड टाइम यार। देखो लास्ट टाइम मैंने इकोनॉमी का पेपर 2 लिया था, उसमें 7 ही लोग थे मॉक देने के लिए, तो बहुत ज्यादा आई वाज डिमोटिवेटेड, बट ठीक है, इफ आई फील कि हाँ मुझे रखना है तो रखना तो है ये टेस्ट, आई विल डू दैट, बट ठीक है, गिव मी सम टाइम, मैं रखता हूँ, ठीक है। तो अगला टेस्ट इकोनॉमी का होगा, तो जो मैं बोला था कि एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर देना, वो इकोनॉमी ही रिवाइज करो पहले, ठीक है, सो दैट उसके टेस्ट में अच्छा परफॉर्म कर लो सब लोग। ओके, टेक केयर, बाय। थैंक यू सर।